हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 दिनों से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर निर्धनता एक चुनौती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे निर्धनता के कारण की टॉपिक पर कि भारत में जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसका कारण क्या है, कैसे निर्धनता व्याप्त हुई भारत में। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। अगर भारत में निर्धनता का कारण देखा जाए तो एक ऐतिहासिक कारण भी है। वह कारण क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी अंग्रेजी हुकूमत ने जो भारत पर शासन किया था, वह भी भारत की निर्धनता में एक कारण है। जैसा कि अभी हमने आप देखा इसमें कि औपनिवेशिक प्रशासन। अब मन में प्रश्न आता है कि औपनिवेशिक क्या है, औपनिवेशिक किसे कहते हैं। तो औपनिवेशिक का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर जो अपना कब्जा जमा लेता है, यानी जो अपना शासन जमा लेता है, और जिसके ऊपर शासन जमाता है जिस देश के ऊपर, उस देश में जो भी आर्थिक चीजें होती हैं, जो भी खाने की चीजें होती हैं, उनको शोषित करता है, उनका शोषण करता है और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल भी करता है। तो यही कहा जाता है औपनिवेशिक। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने इंडिया पर शासन करके इंडिया से जो भी खाने पीने की वस्तुएं थीं, जो भी आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहायक वस्तुएं थीं, उन सब का शोषण किया गया, यहाँ से ले जाया गया। जैसा कि कुछ समय पहले ये कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के बाद ये कहावत धीरे धीरे जो उन्मुख हो रही थी वो विमुख हो गई। तो औपनिवेशिक का मतलब यही है कि किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर शासन करना, अपना राज्य चलाना और उनके यहाँ जो भी खाद्यान्न सामग्री हो, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हों, उसका शोषण करना, पूरी तरीके से नष्ट कर देना। यही है औपनिवेश का मतलब। तो अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, जिसके कारण यहां पर निर्धनता और अधिक व्याप्त हो गई। अब अंग्रेज भारत में आए कब, यह इतिहास का प्रश्न बनता है। आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत पर कब अधिकार किया और यहां कैसे आए, कैसे कैसे क्या क्या किया, उन्होंने कौन कौन से कंपनी की स्थापना की, यहां अपना हुकूमत कैसे कैसे, अपनी हुकूमत का कैसे कैसे संचालन किया। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों का जो भारत देश में आगमन हुआ, वह 24 अगस्त 1608 ईस्वी को हुआ था। कब? 24 अगस्त 1608। 24 अगस्त 1608 ईस्वी को अंग्रेज ने भारत पर अपना यानी अंग्रेजों का प्रथम आगमन हुआ था। और अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे। और किधर से आए थे? प्रश्न ये भी बनता है कि अंग्रेज भारत में किधर से आए थे, किस रास्ते से आए थे। तो 24 अगस्त 1608 ईस्वी को अंग्रेज भारत में सूरत बंदरगाह के रास्ते से आए थे और व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। इसका डिटेल आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो जब औपनिवेशिक सरकार, अब औपनिवेशिक सरकार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी समृद्ध राज्य के द्वारा, यानी किसी ऐसे समृद्ध देश के द्वारा, सॉरी मैंने राज्य बोल दिया जबकि देश रहेगा, किसी समृद्ध देश के द्वारा किसी कमजोर देश के ऊपर आकर के शासन करना, कब्जा करना और उनके यहाँ जो भी आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करने वाली वस्तुएं हों और जो भी खाद्यान्न सामग्री हो, उनका शोषण करना, अपने कब्जे में ले लेना,
यही औपनिवेशिक कहलाता है। तो औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने भारत में आकर के जो हमारे यहाँ हस्तशिल्पकारी थी, जैसे हथकरघा उद्योग वगैरह थे, यानी कि हमारे यहाँ पहले चरखे से सूत काता जाता था, जो हाथों से नए नए शिल्प होते, नए नए कलाकारियाँ बनती थीं, नए नए सामान का उत्पादन होता था, उनको पूरी तरीके से उन्होंने नष्ट कर दिया। तो हस्तशिल्पकारी को जब नष्ट किया तो उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों का डेवलप किया, मशीनों को विकसित किया, जिससे कि जैसे हस्तशिल्प से क्या होता था, जैसे कोई सामान का उत्पादन करना है, कुछ वस्तुएं हमको बनानी है, तो उसमें मान लीजिए 2 दिन या 4 दिन लग रहा है, तो जब उन्होंने उसकी मशीन बना लिया तो मशीन से वो एक ही दिन में कुछ ही घंटों में हो जाता था। तो इससे उन्होंने हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। तो जो हथकरघा वाले थे, जो हस्तशिल्पकारी से अपनी जीविका चलाते थे, उनकी तो जीविका नष्ट हो गई, तो जिसके कारण गरीबी और बढ़ गई। अब जो मशीनरी उन्होंने स्थापित किया, उस मशीनरी को कुशल श्रमिक ही चला पाते थे, अकुशल तो चला नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे यह भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया। जो वस्त्र के उद्योग थे, जिनसे कि रोजगार मिलता था, धन का अर्जन होता था, उनको भी उन्होंने धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, नुकसान पहुंचाया। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इन सभी कार्यों के परिणाम स्वरूप जो कि अंग्रेजों ने किया, यानी हस्तशिल्पकारी को भी नष्ट किया, वस्त्र उद्योगों को भी हतोत्साहित कर दिया, धीरे धीरे नष्ट करने की कगार पर ला दिया। इससे क्या हुआ, जो लोग हस्तशिल्पकार थे या जो वस्त्र उद्योग में संलग्न श्रमिक थे, उन लोगों के रोजगार कम हो गए। जब रोजगार कम हुआ तो आय की वृद्धि दर स्वाभाविक बात है कम हो जाएगी, और जब आय की वृद्धि दर कम हुई तो नेचुरली है कि उनकी गरीबी की जो रीजन है, गरीबी के जो पहलू हैं, वो बढ़ते चले गए और वो निर्धन होते चले गए। तो ये भी एक कारण है, औपनिवेशिकता भी। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। इन दोनों ने, यानी हस्तशिल्प और ये वस्त्र उद्योग, इनके चलते जब इन दोनों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और अपने हिसाब से इसको चलाने लगे और इन लोगों के उद्योग को नष्ट कर दिया, तो जो प्रति व्यक्ति आय थी, जो लगातार बढ़ रही थी, वह कम हो गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर सफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। अब जैसे भारत में तो निर्धनता अंग्रेज आए उसी समय से व्याप्त हो गई, पहले भी थी लेकिन उतना नहीं थी, क्योंकि पहले तो सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था ना, तो पहले इतना कारण नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत में निर्धनता की प्रमुख कारण वर्तमान स्तर में जो हैं, ये तो एक ऐतिहासिक कारण था। लेकिन अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में हम क्या कहेंगे, भारत में अभी जो गरीबी का मुख्य कारण है वह है जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या भी गरीबी का मुख्य कारण है। अब जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि हमारे पास संसाधन जो हैं वो सीमित हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। तो यह स्वाभाविक बात है कि जैसे जैसे अब संसाधन कैसे सीमित हैं, जमीन तो सीमित ही है और जनसंख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जब आदमियों की संख्या, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और भूमि कम होता जाएगा, तो रहने के लिए लोगों को आवास नहीं मिलेगा, खाने के लिए अन्न यानी अनाज नहीं मिलेगा। अनाज क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कृषि योग्य भूमि है वो तो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड तो है नहीं, और जनसंख्या अनलिमिटेड हो रही है धीरे धीरे।
तो जनसंख्या भी हमारी निर्धनता का जो कारण है, जो निर्धनता है, इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो जनसंख्या को भी कंट्रोल करना होगा। और जनसंख्या मान लो बढ़ रही है, तो इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? निरक्षरता आएगी, यानी जो साक्षरता की दर है वो भी तो कम होगी ना। कैसे कम होगी? जब ज्यादा जनसंख्या आएगी तो मान लीजिए किसी के यहाँ किसी के 4 या 5 बच्चे हुए, तो सभी बच्चों को पढ़ाना और उनके लिए समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना, तो एक मुश्किल काम है ना उसके लिए, जो खुद ही रोजगार नहीं कर रहा है। और खराब स्वास्थ्य सुविधाएं अगर मिलती हैं तो वह बीमार हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। और वित्तीय संसाधनों की कमी की दर बढ़ती है, यानी कि धन का अर्जन कैसे हो, क्योंकि मान लो किसी कंपनी में 100 लोगों का रोजगार है और जनसंख्या हमारे पास 400 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि हम उन लोगों को रोजगार दे सकें, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो 100 लोगों की ही है और अप्लाई के लिए यानी कि डिमांड कितने लोगों की है कि मान लीजिए 500 लोगों की है, तो कंपनी तो 100 लोगों को ही देगी ना रोजगार, क्योंकि जरूरत तो 100 लोगों की ही है। तो 400 लोग क्या हुए? बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? तो अगर इस पर हम कंट्रोल करते हैं तो एक हद तक, एक सीमा तक हमारी जो निर्धनता है वो कम हो सकती है। इसके अलावा उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है। जब जनसंख्या की दर बहुत ज्यादा रहेगी तो जो प्रति व्यक्ति की आय जो लिमिटेड है वह भी कम होती जाएगी, घटती जाती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी सन 2026 तक 1.5 बिलियन हो सकती है। एक अनुमान, एक सर्वे के मुताबिक ये गेस किया गया है कि 2026 तक अगर ऐसे ही जनसंख्या में वृद्धि होती रही, जैसे कि अभी जो भी स्पीड है, जो भी एवरेज है, अगर इसी एवरेज से जनसंख्या इंक्रीज होती रही, बढ़ती रही, तो 2026 तक भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन हो सकती है, यानी 1.5 बिलियन हो सकती है। और भारत अगर 1.5 बिलियन हो गया तो भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला राष्ट्र हो सकता है, अगर ऐसे ही संख्या बढ़ती रही। और अगर इतनी संख्या बढ़ गई तब तो और भी समस्या आ जाएगी, तब तो निर्धनता और भी व्याप्त हो जाएगी, क्योंकि सबको रोजगार दे पाना, सबको शिक्षा दे पाना, सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाना, यह गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगा। उस रफ्तार से भारत, जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है। और इसका नतीजा क्या है? जॉब की कमी। भारत की अर्थव्यवस्था जब नहीं बढ़ेगी, जॉब कहां से मिलेगा? और इतनी आबादी के लिए लगभग 20 मिलियन नौकरी की जरूरत होगी। अगर 1.5 मिलियन जनसंख्या है तो इसके लिए हमको 20 मिलियन नौकरी की जरूरत पड़ेगी। यदि नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, अगर हम 20 मिलियन नौकरी की जरूरत है और नौकरी की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि निर्धनता तो बढ़ती ही जाएगी। अब बुनियादी जो वस्तुएं हैं, इनकी लगातार बढ़ती कीमतें भी गरीबी का एक कारण है। बुनियादी वस्तुएं मतलब जो भी आदमी के डेली नीड की जरूरत है, जो डेली प्रतिदिन व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और आम आदमी जो है, जो निर्धन है, वो खरीद नहीं पा रहा है, तो यह भी एक गरीबी का प्रमुख कारण है। ऐसे में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। जैसा कि मैंने हरित क्रांति के विषय में आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि हरित क्रांति क्या है, इसके आने से क्या हुआ। हरित क्रांति के आने से क्या है कि हमारे देश की कृषि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, नई नई
नए नए बीज आए, नई नई योजनाएं आई, सिंचाई के नए नए तरीके आए और कीटनाशक नए नए आ गए, जिससे कि फसलों में जो समस्याएं उत्पन्न होती थीं उससे किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो अब जैसे हरित क्रांति आई तो उसमें खेती में और काम बढ़ गया। जब खेती में काम बढ़ गया तो जो भी कृषक थे वह श्रमिक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही खेती कराने के लिए, तो इससे क्या हुआ, उन लोगों को रोजगार मिला, अवसर मिला। क्योंकि खेती में कोई काम करेगा तो उसके बदले कृषक उसको पैसा देगा ही, जिसके यहाँ वो काम करने जाता है। लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। जो हरित क्रांति आई इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया में हो गया। भारत के यानी अपने देश के कुछ ही हिस्सों तक ये लिमिटेड हो गया। उसका रीजन है क्योंकि सभी जगह तो लैंड इक्वल है नहीं, जमीन सभी जगह बराबर तो है नहीं सभी स्टेट्स में। तो जैसे जैसे जहां जमीन थी वैसे वैसे हरित क्रांति ने अपना गुण दिखाया, अपनी क्वालिटी दिखाया, लोगों ने खेती करना शुरू किया हरित क्रांति को अपना करके। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लोग थे, जैसा कि हमने क्षेत्र के बारे में पढ़ा है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है सेकंड चैप्टर में। तो इन्होंने क्या था कि कुछ रोजगार तो उपलब्ध कराए, लेकिन अब वही बात आ जाती है ना कि रोजगार करने वाले तो 500 हैं और रोजगार की जरूरत की जो उनके यहाँ देने वाले रोजगार देने वाले हैं उनके पास जरूरत कितने लोगों की है, 100 लोगों की है। तो सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराने का मतलब है कि संसाधन और हों, उनके पास कार्य और हो, तब तो 500 का पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज जितनी जरूरत है उतनी ही रखेगा भाई, कोई तो अपने घर से पैसा देगा नहीं कि आप दे देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए हमको क्या है, संसाधन के बारे में सोचना पड़ेगा। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। तो जो लोग जैसे बेरोजगार थे, असफल की श्रेणी में जो आते थे, वो क्या थे, वो गांव शहरों में जाके रिक्शा चलाने लगे। गृह निर्माण श्रमिक यानी जो घरों को बनाता है, राजगीर जिसको बोलते हैं, तो वो राजगीर का काम करने लगा। कुछ लोग श्रमिक का काम करने लगे, मजदूरी का, कोई घरों में जाकर के खाना बनाना, साफ सफाई करना, इन सब काम में लग गया। आखिर उसको तो अपनी जीविका चलानी ही है ना, तो कहीं ना कहीं से उसको धन का अर्जन तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए वह जाके एक रिक्शा चलाने लगा और अन्य भी काम करने लगा। तो उच्च अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। स्वाभाविक बात है, जो रिक्शा चला रहा है वो हाई फाई बिल्डिंग में कहाँ रह पाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो नॉर्मली बात सभी लोग जानते हैं। और गांव में भी अक्सर कहा ही जाता है कि जितनी अपनी लिमिट हो, जितनी अपनी हिम्मत हो, उतना ही काम करना चाहिए, उससे बढ़ के काम नहीं करना चाहिए। तो जब कोई रिक्शा चला रहा है, घर बनाने वाला काम कर रहा है, घरों में जाकर के नौकर का काम कर रहा है, वो कैसे महंगे घरों में रह सकता है। और ऐसा है नहीं कि मान लीजिए आज रिक्शा चलाने से उसको 500 रुपए की आमदनी हो तो कल भी 500 रुपए की हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो किसी को आज घर बनाने के लिए काम मिल गया है, तो जरूरी तो है नहीं कि हमेशा घर बनता ही रहेगा, हमेशा काम मिलता रहेगा। तो यह एक अनियमित है। तो इसके कारण वो लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते हैं। तो उनके मन में एक कुंठा आ जाती है, एक हीन भावना आ जाती है कि मैं तो इस लायक हूं नहीं, हमारे नसीब में ही यही है। लोग अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। तो हीन भावना से लोग ग्रसित हो जाते हैं, हीन मानसिकता के शिकार हो जाते हैं कि क्या करें, हम तो अच्छा जीवन यापन कर ही नहीं सकते हैं, अच्छे घरों में रह ही नहीं सकते, हमको तो रोड के किनारे ही रहना है, झुग्गी झोपड़ियों में ही रहना है। तो यह भी निर्धनता धीरे धीरे ऐसे ही व्याप्त होती चली गई। गांव में भी यही था। नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई निर्धनता। तो यानी कि हम लोगों ने पता ये चल गया
कि निर्धनता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। पहला तो है कि जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि। दूसरा क्या है कि शोषण, निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है। जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, शोषण क्या है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो लोग अशिक्षित लोगों को, अनपढ़ लोगों को और हर तरह से कमजोर वर्ग के लोगों को सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। और जैसे मान लो किसी की दिहाड़ी 500 रुपये है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, जानकार नहीं है, उसको कोई अपने यहाँ काम कराने के लिए ले आता है, 300 दे दिया, 200 दे दिया, 400 दे दिया, तो यह शोषण ही तो हुआ। तो नियमित रूप से मजदूरी भी उनको नहीं मिल पाती है, तो यह भी निर्धनता का एक कारण है। तीसरा पे अगर हम ध्यान दें, नेक्स्ट क्या है कि भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी। जैसा कि मैंने बताया कि भूमि तो लिमिटेड ही है और हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं जो बढ़ रही हैं वो तो अनलिमिटेड है ना, तो यह भी जनसंख्या का एक कारण है। और फिर आगे आता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के प्रमुख कारण रहे हैं। अब जैसे कोई त्यौहार आता है, सामाजिक सांस्कृतिक में क्या हो गया कि कोई फेस्टिवल आता है, तो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास धन की तो जरूरत हो, धन की तो अरेंजमेंट होनी ही चाहिए ना, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होगा, बिना पैसे के तो सारे फेस्टिवल फीके लगते हैं। वैसे हम लोग कहते भी हैं कि सबसे बड़ा पैसा ही है। आज के समय में अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपके पास सब कुछ है। अगर पैसा नहीं है तो आप सब प्रकार से हीन माने जाते हैं, गिरे हुए माने जाते हैं। तो हम फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हम किसी से पैसा ले आए, उधार कर्ज लिया, कोई सामान किसी से कर्ज में लिया, तो उसका पैसा तो देना ही है ना, उसको तो सामान का पैसा देना है, जो कर्ज लिए हैं उसका ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा। और हमको नियमित मजदूरी नहीं मिली तो उसका ऋण भी नहीं चुका पाते हैं समय से, तो जिससे क्या होता है कि हमको नेक्स्ट टाइम ऋण मिलता भी नहीं है, तो हम और परेशान हो जाते हैं। तो यह भी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी निर्धनता बढ़ती है। अब जैसे मान लीजिए किसी गरीब को शादी ही करनी है अपने बेटे की या बेटी की, अब शादी करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो किसी से उधार लेगा, ऋण लेगा, और कोई ऋण देता भी है तो इंटरेस्ट पर देता है, और समय पर अगर ऋण नहीं वापस कर पाता तो इंटरेस्ट और इंक्रीज होता जाता है। तो जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है, हमारे पास काम करने के लिए कोई कार्य ही नहीं है, तो हम उसका पैसा कहाँ से वापस कर पाएंगे। तो औकात से ज़्यादा लोग जो करने लगते हैं वही और निर्धनता का प्रमुख, दिखावेपन में जो लोग और अधिक कार्य करते हैं वह भी गरीबी का, निर्धनता का एक कारण बन जाता है। तो ये सब हैं निर्धनता के कारण। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय समानता रही है, आय असमानता रही है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता दर रही। आय असमानता का मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं 500 रुपये कमा रहा हूं तो अगला भी 500 ही कमाए, वह इससे ज्यादा भी कमा सकता है और इससे कम भी कमा सकता है। उसको रोजगार प्रतिदिन मिल सकता है और मेरे को रोजगार प्रतिदिन नहीं मिल सकता है, बीच बीच में कुछ दिन में ही मिल सकता है। तो यह भी एक प्रकार से निर्धनता का कारण है। यही है असमानता। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अगर निर्धनता, उच्च निर्धनता दर की एक विशेषता जैसे असमानता हो गई, और इसका एक कारण और है कि भूमि और अन्य संसाधन, जो भी संसाधन है, जैसे अन्य संसाधन में क्या हुआ कि उद्योग हुए और बड़े बड़े कारखाने हुए या सरकार के द्वारा पारित की गई योजनाएं हुई, तो ये सब जो हैं जो कि रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, इसमें असमान वितरण भी है। क्योंकि किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है तो किसी के पास ज़मीन कम है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो यही एक असमानता है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे पर निपट नहीं सके हैं। बहुत सारी नीतियां अपनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, समाज के द्वारा, कि इक्वलिटी आए, समानता आए समाज में, लेकिन उससे
हम अभी निजात नहीं पा सके हैं पूर्ण रूप से, अभी हमको उससे उस स्तर पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। जैसे चकबंदी वगैरह जो होता है, इसमें लोगों के खेत जो दूर दूर रहते हैं उसको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आपके खेत बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं और किसी जगह तो सिंचाई के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और किसी जगह नहीं उपलब्ध है, तो ऐसे में क्या होगा, जहाँ सिंचाई का साधन रहता है वहाँ किसान खेती करता है और जहाँ सिंचाई का साधन नहीं रहता वहाँ किसान खेती नहीं करता है। लेकिन जब चकबंदी से हमारे सारे खेत एक ही जगह इकट्ठा कर दिए गए जहाँ सिंचाई के साधन की उपलब्धता थी, तो जो कृषि योग्य भूमि होते हुए भी अनुपयोगी पड़ी थी, इस चकबंदी के चलते उस जगह आ गई जहाँ सिंचाई की मात्रा है, सिंचाई के साधन, सिंचाई के सोर्स उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, तो क्या होगा, कृषि पूरे खेत में करेगा और उससे उसकी आय में वृद्धि होगी, अनाज की उत्पादक क्षमता और बढ़ेगी। तो उससे क्या है कि लोगों को और काम करने के लिए रोजगार भी मिल सकता है। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अगर इसका सही से क्रियान्वयन किया जाता, जो भूमि संसाधन की कमी थी, तो इससे जो निर्धन लोग थे ग्रामीण क्षेत्रों में उनका जीवन सुधर सकता था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए वो राज्य सरकारों ने उसका अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि भी मैंने आपको बताया। आर्ति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। जैसा कि मैंने बताया कि लोग ले तो लेते हैं ऋण, लेकिन उसको समय से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस पर ब्याज बढ़ता चला जाता है। और ये स्वाभाविक है कि जो छोटे किसान हैं वो खेती करने के लिए समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का, नई नई पैदावार होने वाली बीजों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, धन के अभाव के कारण, जिसके चलते वो कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने के बाद समय से कर्ज ना चुका पाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि पूरे दिन मेहनत करने वाले जो अकुशल कारीगर होते हैं उनकी भी आय बहुत कम है। जैसे जो कुशल श्रमिक हैं उनकी आय तो, उनकी मजदूरी तो ज़्यादा रहेगी ही अकुशल लोगों से। तो अब वो अकुशल क्यों हैं? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनके स्किल्स का डेवलप नहीं हुआ। तो ये सब क्यों नहीं हुआ? इसमें भी निर्धनता एक कारण है। असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मालिक उनको कम मजदूरी की आय पर और खराब जीवन शैली की तरह ही रखते हैं। उनको शैली से उसके कोई मतलब नहीं है, उनकी आय वृद्धि हो रही नहीं हो रही इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब रहता है सिर्फ धन कमाना, कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी कंपनी का जो रोजगार है, हमारी कंपनी का यानी जो प्रोडक्ट है वो कैसे इंक्रीज हो, उनको इससे मतलब रहता है। तो हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन चाहिए और इसके लिए सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि जो भी मानक है निर्धनता को दूर करने का, जो भी योजनाएं हैं उसका सही से जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लागू होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जैसा कि आवास के बारे में भी सरकार ने योजना तो लॉन्च ही किया है, लोगों को 2022 तक
भारत देश के सभी गरीब लोगों को आवास मिल जाएगा, तो आवास की समस्या दूर हो जाएगी लोगों की, जो निर्धनता का एक कारण बनी हुई है। शिक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है ही, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जैसा कि कहा जाता है मानव जीवन की 3 आधारभूत संरचनाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों होना बहुत जरूरी है। तो भारत से गरीबी को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इन सभी बातों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, इन सब बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत तो ये है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको हमको कम करना है, क्योंकि सीमित संसाधन में से असीमित आवश्यकताएं नहीं पूरी की जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, निर्धनता के कारण, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को निर्धनता के कारण का टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इफ एनी प्रॉब्लम्स देन यू विल कॉन्टैक्ट वाया कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू एवरी योर क्वेश्चंस। तो मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे निर्धनता निरोधी उपाय, यानी निर्धनता को दूर कैसे किया जाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके उपाय क्या क्या हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।